जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आज हम इसके बेसिक देंगे। तो ये टॉपिक जो है आज का ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम्स में इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन बनते, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये टॉपिक पढ़ना जरूरी क्यों है? जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम में 100% बच्चे रहते हैं, उसमें से 70% जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए भरते हैं। उसमें से 20% मीडियम तैयारी करते हो, 10% अच्छी तैयारी करके आते। तो अगर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप उनसे ज़्यादा करते हो तो आप उनसे बहुत आगे निकल सकते हो। ओके, तो जो टॉपिक जो बच्चा छोड़ के जाता है वो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ऐसा काम कभी नहीं करना है कि अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो नहीं है कि सवाल नहीं आएगा। अगर सिलेबस में तो सवाल तो बनेगा उसके ऊपर से। अगर सवाल बन रहा है तो जाहिर जाहिर सी बात है, 100 में से 90 पढ़ के नहीं आएंगे, लेकिन 10 वो पढ़ के आएंगे और वही 10 बच्चे उन 90 से आगे जाते हैं। ओके, तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो हमारे क्वेश्चंस कहाँ बनते हैं? वो क्वेश्चंस हमारे देखे जाते हैं सीडीएस में और एसएससी के एग्ज़ाम में खास करके। इसके बाद जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बीपीएसआई वगैरह, डब्ल्यूबीएसआई, वेस्ट बंगाल, मतलब कि इन स्टेट के एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, नहीं तो नहीं आते। बट जो सीडीएस और एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो गारंटीड श्योर है कि नंबर ऑफ फैक्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन मिनिमम कंफर्म है कि ये इतना कवर करता ही करता है। और ये टॉपिक उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब कि बच्चे देख के इसको डर जाते हैं कि क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर सवाल ही वैसे पूछे जाते हो। ओके, तो इसको देख के डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे उसका सिर्फ बेसिक्स और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसके क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको सीडीएस का सिलेबस, मतलब एक टाइम टेबल बना के दिया था टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और सब टॉपिक में, वो आपको अगर अच्छा लगा तो आप लोग उसको फॉलो करने की शुरुआत करो। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ गाइस, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ, मतलब कि उसमें से भी कितने बच्चों को प्रॉब्लम रहेगा सर अगर आपने हम लोग को बता दो दिया कि क्या पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दिया, बट जिनके पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई विल ट्राई, मैं पक्का नहीं बोलूँगा बट आई विल ट्राई कि मैं आपको डे वाइज जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, मतलब कि जिस दिन जो टॉपिक जीके जीएस और मतलब कि जीएस मैथ्स और इंग्लिश का उस टाइम टेबल के अंदर डिसाइड हुआ, मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा डे वाइज, सुबह सुबह ही मॉर्निंग में। ओके, और उसका नोट मतलब कि वो अपलोड हो गया, आप उसके लिए एक तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जितने भी नोट्स वगैरह है आपको डे वाइज वहाँ पे मिल जाए। आई विल ट्राई, पक्का मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अगर मैं नोट्स टाइप कर पाया फटाफट तो मैं आपको ज़रूर वो अपलोड करवा दूंगा। ओके गाइस, चलो तो हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या हम लोग का? टॉपिक है हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, टॉपिक क्या हम लोग का? नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स में दो चीज़ें होती है यहाँ पे। एक तो होता है मल्टीपल, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर्स। ओके, तो मल्टीपल मतलब क्या होता है और फैक्टर्स मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब मैंने यहाँ पे जैसे एक नंबर ले लिया, मैंने नंबर लिया 12। ओके, मैंने एक नंबर लिया 12, तो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? खुद 12 होगा, फिर उसके बाद में 24 होगा, फिर 36 होगा, फिर 48 होगा, फिर 60 होगा। मतलब ये अनंत है, 12 के मल्टीपल्स खत्म नहीं होगी, ये अनंत मल्टीपल है, इन्फिनिटी मल्टीपल्स है। लेकिन उसके फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर उसके बाद में सीधा 12। ये क्या होगा मेरा? ये मेरा 12 का मल्टीपल होगा। ओके, मतलब कि किसी संख्या के मल्टीपल्स जो होंगे वो क्या होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। और किसी संख्या के जो फैक्टर्स है वो क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं। तो एग्जाम में ना, जैसे कि अभी ये देखो, एग्जाम में ना क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में एक तो आपको क्या पूछ लेगा? एक तो आपको पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से आपसे पूछ लेगा। ये तो हो गया आपका पहला। फिर सेकंड है, आपसे क्या पूछ सकता है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स।
इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर उसके बाद में तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर उसके बाद में ये आपसे एक और पूछ सकता है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। फिर इवन फैक्टर सम। ये सब लिखिए मेरे साथ ताकि आपका नोट्स भी बनते रहे। ओके, इवन फैक्टर सम। फिर उसके बाद में ऑड फैक्टर सम, ऑड फैक्टर सम। फिर उसके बाद में सेवेंथ वन, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फिर उसके बाद में वो फैक्टर्स जो कि किसी नंबर के मल्टीपल, लाइक मैंने यहाँ पे मान लिया वो फैक्टर्स जो 4 के मल्टीपल है, वो फैक्टर्स जो 4 के मल्टीपल है। ओके, जो 4 के मल्टीपल है। फिर उसके बाद में प्राइम फैक्टर्स। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस का ना एक ओवरऑल डायमेंशन है कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो इसके बाहर फैक्टर्स के क्वेश्चन शायद ही बना पाए। अगर बना भी लिया तो एक दो ज़्यादा रख सकता है या फिर उसके मल्टीपल्स को चेंज कर सकता है, बस। मतलब कि इसके बाहर हो जाएगा नहीं। पॉसिबिलिटी तो यही है। अगर जाता भी है तो आप अगर इतना 9 का 9 पढ़ के रखते हो तो आप उसको टैकल करने के लिए इजीली एलिजिबल रहोगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, मैंने लिया नंबर 72। तो 72 के मेरे फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। फैक्टर्स मतलब क्या होता है, फैक्टर्स मतलब जो उस नंबर को पूरी तरह से भाग दे सके, जो उस नंबर को पूरी तरह से भाग दे सके। और एक नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। एक नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या है जो उस संख्या को पूरी तरह से भाग दे सके। ऐसी संख्या है जो उस संख्या को पूरी तरह से भाग दे सके। और मल्टीपल्स क्या होता है, ऐसी संख्या है जो उस संख्या से काटी जा सके। समझे? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिया 12। ओके, तो 12, 24, 36, 48, 60। अब ये सारे नंबर्स हो गए 12 भाग दे सकता है। और जो 12 के मेरे फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12, और ये जितने नंबर्स हैं ये सारे के सारे 12 को काट सकते हैं। ये 12 से भाग जाते और ये 12 को भाग देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे से आएगा और यहाँ के को आएगा, मतलब ये 12 को भाग देते, जो फैक्टर्स को काटे, जो फैक्टर्स नंबर को डिवाइड करे पूरी तरह, वो होता है फैक्टर्स। और जो मल्टीपल्स को डिवाइड करे वो होता है अपना मल्टीपल्स। देखो जैसे यहाँ पे 12, 24, 36, 12 इन सबको पूरी तरह से भाग दे सकता है। और ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स पूरी तरह भाग जा सकते हैं 12 से। ओके, अब 12 मेरा इन सब संख्याओं से भाग जा सकता है और ये जो संख्या है सब 12 से भाग जा सकती है। तो मल्टीपल्स का देखो सीधा सीधा मतलब क्या है कि जितने भी उसके मल्टीपल्स बन सकते हैं। और फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इस नंबर को काट सके। तो 72 मेरा क्या है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मेरे 72 को काट सके, वो होता है मेरा फैक्टर्स। सिंपल। तो 1 हो गया, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर मेरा 12 भी भाग जाता है, फिर 18, 24, 36, 72। ओके, अब ये तो छोटा नंबर था इसलिए हमको मिल गया। तो इसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। तो मैं TNF लिख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन गए इसके, 12 बन गए। ओके, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने इसके, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने उसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने उसके, 9। और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, 12, 1, 2 और 3 केवल। ओके, देखो अब
इसमें से हम लोग को इतने संख्या तो मिल गई, मतलब कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। बट अगर सपोज करो कि यहाँ पे आपको कोई एक बड़ा सा बेकार सा नंबर दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे? अब ये तो 72 कोई छोटा नंबर है, अगर आपको यहाँ पे 10500 4095 ऐसा कोई नंबर दे दिया और उसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने को बोले, तो कैसे निकालोगे आप? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको तो और तरीके मालूम होने चाहिए ना सॉल्व करने के। ओके, और ये तरीके उनको ही मालूम होते हैं जो टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो देखो, इसका रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नंबर ऑफ फैक्टर्स में। ये रूल सिर्फ अगर आपने ये एक काम कर लिया ना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होके मिल जाएंगे। रूल नंबर 1 क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। क्या है मेरा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। समझ रहे हैं ना आपको? ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर क्या होता है? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 72 लिखा, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? मुझे जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखने, सब के सब प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 9 72। 8 मेरा क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, और ये मेरा क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ये मेरा हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसकी बेस क्या है? इसकी बेस प्राइम है। इसकी बेस क्या है? इसकी बेस मेरी प्राइम है, इसीलिए ये मेरा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पिछली बार भी सिखाया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया 12, तो 12 मेरा क्या होता है? 4 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये देखो, दोनों क्या है? मेरे प्राइम नंबर से। अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो 100 मेरा क्या होता है? 25 इंटू 4, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसको मैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है ना। समझिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में बेस केवल प्राइम होना चाहिए। अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या मिला है? अब मेरे को 72 क्या मिल गया? मेरे को 72 मिल गया है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, अब अगर मैं इसको, अब मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ। ओके, देखो, तो 2/3 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से भाग दे सकती है? 2/3 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से भाग दे सकती है? एक तो 2/0, एक 2/1। 2/0 मतलब 1। किसी भी संख्या का 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है। किसी भी संख्या का 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और ये क्वेश्चन सीडीएस में एज ए स्टेटमेंट पूछा गया। ओके, तो 2/3 को 2/0 पूरी तरह भाग देगा। 2/1, 2/2 और 2/3। ओके, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से भाग देगी? एक तो खुद एक, मतलब 3/0, 3/1 और 3 का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, अब मेरे को 72 के कौन कौन से फैक्टर्स मिले थे? मेरे 72 के फैक्टर्स क्या क्या होते? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ओके, ये मेरे क्या, ये मेरे 72 के फैक्टर्स। ओके, अब देखते हैं। अब मेरे को वही फैक्टर्स इनमें से निकालने। ओके, तो मुझको क्या करना है? मुझे बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। 2/0 इंटू 3/0 कितना बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद 2/0 इंटू 3/1, 2/0 इंटू 3/1, 1 इंटू 3 मतलब 3। फिर उसके बाद में 2/0 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 9 मतलब 9। ओके, क्या क्या मिलेगा हम लोग को? 1 3 और 9 हमको मिल गया। ओके, फिर उसके बाद 2/1 इंटू 3/0 मतलब कितना आ जाएगा? 2। फिर उसके बाद में 2 स्क्वायर इंटू 2/1 इंटू 3/1 मतलब 6। फिर 2/1 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 9 दूनी 18। ओके, फिर 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3/0 मतलब 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 9 मतलब 36। फिर उसके बाद 2/3 मतलब 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 3 24 और
8 इंटू 9 खुद 72। कितने फैक्टर्स मिल गए हम लोग को, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 12 फैक्टर्स हो गए। ओके, अब क्या अभी हम लोग को एग्जाम में ऐसा करते बैठना है, बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोग को। अब ये देखो, हम लोग को एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को एग्जाम में क्या करना है, हम लोग को एग्जाम में करना है यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 फैक्टर्स 1 2 3, ये कितने हो गए, 3 फैक्टर्स। तो कितने मिल जाएंगे मेरे को, 12, 12 फैक्टर्स। और ये भी मेरे कितने, ये भी मेरे कितने, 12 फैक्टर्स है। ओके, तो ऐसा ही करना है। अब ये देखो ये कैसे आया, अब जो मेरा पावर है 72 मेरा कितना है यहाँ पे 2�3 इंटू 3 का स्क्वायर है। तो जो मेरा पावर है ना प्राइम बेस का, उस पावर में एक ऐड कर दो, यहाँ पे भी उस पावर में एक ऐड कर दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 3 मतलब कितना, 12। अब ये 4 और 3 कहाँ से आए, देखो 1 2 3 4, ये जीरो की वजह से ये जो इसका जो एक है वो बढ़ जाता है ना। अभी देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 3 और ये 2। अब ये एक यहाँ से ये जीरो की वजह से बढ़ गया और ये एक इस जीरो की वजह से बढ़ गया। ओके, तो 2�0, 3�0 की वजह से क्या होता है, एक एक फैक्टर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं, 12 आते हैं। समझिए, ऐसे ही सबके फैक्टर्स हमको निकालने हैं। ओके, अब वापस जाते हैं। अब यहाँ पे क्या था हम लोग का, ये देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स था ना, तो हम लोग ना इसको अब हम लोग इसका ना अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो मैं ना इसको यहीं पर रफ कर रहा हूँ, नहीं आगे करता हूँ। देखो 72 क्या है मेरा, 2⁵³ इंटू 3 का स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में मिनिमम क्या होना चाहिए, मेरा मिनिमम होना चाहिए 2 का मल्टीपल। मेरे को मिनिमम 2 का मल्टीपल चाहिए। ओके, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा क्या होता है, मिनिमम वो फैक्टर जो 2 का मल्टीपल हो, तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है। ओके, तो देखो अब मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से 2 का एक पावर बाहर निकाल लिया, 2⁻1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये देखो, अब इसके अंदर जो भी नंबर्स होंगी वो क्या होंगी, वो इवन बन जाएगी अपने आप। अब इसके अंदर जो भी मेरे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स जो भी होंगे वो क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन बन जाएंगे। तो मतलब मेरे को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में जब भी वो काउंट करना है, तो मेरे को ये फैक्टर्स को बाहर निकाल लेना है, मेरे को इन फैक्टर्स को बाहर निकाल लेना है। मतलब मेरे को 1 2 बाहर रख के जो बचता है उसको देखना है। अब ये देखो, अब ये तो मेरा बन गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब ये मेरा नंबर क्या इवन है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2⁻0, 2⁻1 और 2⁻2। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3⁻0, 3⁻1 और 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिल गया मेरे को, 3। और यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिल गए मेरे को, 3, मतलब 9। अब अगर इसको मैं और शॉर्टकट में देखना चाहूँ तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये तो मेरा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब मेरे को इतना ही निकालना है ना जो इवन बनने वाले हैं। तो 2 में मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया और फिर से मैंने 2 में क्या किया, एक जोड़ दिया। तो 3 इंटू 3 कितना मिल गया मेरे को, 9 मिल गया। यही मेरा क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। समझिए, आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए सिंपली क्या क्या करना है, पूरे कैलकुलेशन में से 1 2 बाहर निकाल लेना है और उसके बाद जो बचेगा उसको अंदर रख देना है, उसको अंदर रख देना है। ओके, ओके, तो इसको ना एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 2⁻0, 2⁻1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3⁻0, 3⁻1 और 3 का स्क्वायर। ओके,
अभी देखो, अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब इवन मतलब क्या होता है, मतलब मेरे दो की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, एक। अगर मेरे दो की मिनिमम पावर एक है तो मतलब वो मेरा क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बन, मतलब वो नंबर मेरा इवन बन जाएगा। तो मेरे को दो की कितनी चाहिए, मेरे को दो की मिनिमम पावर कितनी चाहिए, एक चाहिए, मतलब मेरे को जीरो की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बोले तो 2 रेस टू 0 को वहाँ से निकाल दो, ये पूरा बेसिक कैलकुलेशन है। ओके, इसलिए यहाँ से 0 निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 × 3 मतलब 9। और एक जो हमारा बेसिक सा था 2 × 3 रेस टू 3 स्क्वायर, इसमें से मैंने 2 की पावर एक बाहर निकाली, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो सिर्फ इतना देखना है मुझको, तो 2 + 1 और 2 + 1 मतलब 3 × 3 = 9 हो गया। ओके, इतना मेरा बन गया। अब अगर यहाँ पे पूछते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यहाँ पे क्या पूछते हैं लोग, अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछते हैं तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इतना लिखते चलो आप लोग ताकि मुझको ना मिटाना ना पड़े यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये लोग ने क्या पूछ लिया मुझसे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और इवन फैक्टर्स के लिए मिनिमम 2 की पावर कितनी चाहिए मुझको, मेरे को 2 की पावर चाहिए 1। ओके, वेट हम लोग ना सबसे पहले ना 72 का सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये रहा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये देखो, अब यहाँ से क्या पूछा हम लोग को पूछा है सम ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे पूछ लिया सम ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे क्या आएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये सारी संख्या जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, इन सबको जोड़ के इनका सम निकालना पड़ेगा। अब तो ऐसे में बहुत टाइम निकल जाएगा ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, एक तो आपको इसका प्राइम फैक्टरेशन करना है, फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है, फिर इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐड का साइन लगा देना है। मतलब ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा सम। तो ये सम ऑफ फैक्टर्स यही होता है मेरा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरा बन जाएगा 8 8 4 12 12 तो 14 1 15, यहाँ पे कितना आ गया मेरा 15 आ गया, इंटू 9 9 3 12 1 13, तो 15 और 13 मेरा कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, फिर प्लस 26 मतलब 195। 195 मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मेरा कितना बन जाएगा 195। समझ गया आपको। सम ऑफ फैक्टर्स करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, वहां पे क्या करना है आपको, एक तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है। अगर 3 दिया तो मतलब अंदर आपको 4 फैक्टर बनने ही चाहिए, क्योंकि 2 × 0 से शुरुआत होता है उसका। ओके, और अगर यहाँ पे 2 दिया मतलब यहाँ पे अंदर 3 फैक्टर बनना ही चाहिए। समझा आपको। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं अपने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की, जहाँ पे थे हम लोग इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मिनिमम 2 की पावर कितनी चाहिए हम लोग को, एक चाहिए ना, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, और 3 से कोई मतलब नहीं है, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 की पावर कितनी चाहिए होगी, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, प्लस लगा दूंगा बस। ये मेरा क्या बन जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए 2 × 0 को कभी काउंट मत करना अगर बेसिक से कर रहे हो, और अगर नॉर्मली डायरेक्ट शॉर्टकट से करना है तो 1 2 को बाहर निकालो, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बस उसके अंदर एक एक ऐड कर दो पावर में, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये देखो, और एग्जाम में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए चलेगा, बट अगर आपको केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने चाहे वो किसका भी हो, चाहे वो इवन हो ऑड हो प्राइम हो कुछ भी हो, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम कभी निकलता नहीं है इससे। शॉर्टकट में करो, वहां से शॉर्टकट करो और निपटा दो उसको सवाल को। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा 8 4 12 2 14 इंटू यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा 9 3 12 1 13। ओके, तो
14 इंटू 13 कितना बन जाएगा मेरा 182। ओके, अब ये देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमेशा 2 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए बस। इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 2⁻0 को ऑलवेज कैंसिल कर देना है। क्या करना है यहाँ पे, 2⁻0 को ऑलवेज कैंसिल कर देना है। तो अगर आपने कभी स्कूल में अगर जीपी पढ़ा होगा तो ये जो इतना कैलकुलेशन है आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये सब मेरा कैसा, मेरा जीपी में ना, जीपी मेरा क्या होता है, जीपी मेरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर रेशियो कॉमन होता है। मतलब कि अगर ए है तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो इसके बीच में गैप कितना है रेशियो का, कॉमन रेशियो कितना है इसका 1/r, इसका कितना है 1/r। मतलब आर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ ए और a/r को, तो कितना बचेगा मेरा 1/r ना। तो कॉमन रेशियो कितना है मेरा 1/r है। ओके, अप टू कहाँ तक जाता है, ar⁻n तक जाता है। तो इसके अंदर जो मेरा कॉमन रेशियो है वो मेरा कितना है, r है। और जो मेरा फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म मतलब a, वो तो यहाँ पे a ही है। तो इसका जो सम बनता है वो क्या बनता है मेरा, a इंटू r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r-1। ओके, ये इसका क्या बनता है, ये इसका सम बनता है। तो क्या मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, अगर मैं करना चाहूँ तो। ओके, तो 72 मेरा क्या था, 72 मेरा था 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। इसको मैंने सम निकालने के लिए क्या लिखा था, इसका मैंने सम निकालने के लिए लिखा था 2⁻0, 2⁻1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। ओके, फिर 3⁻0, 3⁻1 और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, ये प्लस लगा दूंगा मैं। अब देखो, अब अगर नंबर कभी बड़ा हो जाए, फैल जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लगा देना है आपको, जीपी लगा देना है। जीपी में क्या होता है, अब ये देखो, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1/2, 2, 2/4, 1/2 और 4/8, 1/2। मतलब कॉमन रेशियो कितना है मेरा, 1/2 है। यहाँ पे 1/3 है कॉमन रेशियो, 3 डिवाइड बाय 3⁻1, 1/3, और यहाँ पे 3:1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मतलब 1/3। तो कॉमन रेशियो मेरा कितना है, 1 है। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला जो SN a इंटू r⁻n-1 है वो मैं लगा सकता हूँ बेझिझक। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, ये 2⁻0 कितना है मेरा, 1 है ना। तो 1 इंटू r कितना है मेरा, कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे है 2 है ना। तो 2, n कितना है मेरा 3, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 इंटू 1 इंटू 3⁻0 मतलब क्या होता है मेरा, 1 होता है ना। 1 इंटू 3⁻3 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1। वेट यहाँ पे ना 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स कितने मेरे, मतलब मेरे n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3। गलती से ये n मत लिख देना, और अगर डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे एक प्लस करके तभी लिखना है यहाँ पे, समझ गए। जैसे कि अगर बीच का स्टेप नहीं चाहिए तो ये ऊपर जो पावर में दिया हुआ है ना उसमें एक प्लस करना, उसके बाद ही यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे 2⁻4 मतलब 16 -1 मतलब 15 इंटू ये मेरा कितना है 27 -1 26 डिवाइड बाय 2 मतलब 13। कितना मिलेगा मेरे को 15 इंटू 13 मतलब 195। अभी देखो सम ऑफ फैक्टर्स हमारा ऐसे नॉर्मल जोड़ने पे भी इतना ही आया था और ऐसा करने पे भी इतना ही आ रहा है मेरे को, समझ गए। तो ये फॉर्मूला याद रखना, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आती है, वो कौन सी होती है, यहाँ पर ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, मतलब कि ये एग्जाम में पूछा गया। अभी अगर यहाँ पे आपको एक नंबर दे दूँ मैं n और उसको यहाँ पे लिखूँ a⁻p b⁻q c⁻r। ओके,
तो इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये क्वेश्चन इस साल के CDS के 2020 में पूछा गया था। नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे क्या बन जाएंगे, p+1 और ABCR प्राइम नंबर्स, ये दिया होगा ABCR प्राइम नंबर्स। और अगर ये नहीं दिया है तो भी ये मान के चलना कि ये प्राइम ही है, क्योंकि तभी उसने आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है। ओके, तो p+1, q+1 और r+1, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये क्या हो गया, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब अगर यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे आपसे, किसका, सम ऑफ फैक्टर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछ लेता है MCQ में, तो वो क्या बन जाएगा आपका, a⁻p+1 -1 डिवाइडेड बाई a-1 इंटू b⁻q+1। मैंने क्या बोला था, अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, मतलब कि अगर डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो पावर में एक ऐड कर देना। पावर में क्या करना, आप लोग एक ऐड कर देना, क्योंकि वहाँ पे 2⁻0, मतलब कि एक जीरो के फैक्टर की वजह से वहाँ पे एक फैक्टर और बढ़ जाता है। ओके, -1 डिवाइडेड बाय b-1 इंटू c⁻r+1 -1 डिवाइडेड बाय c-1। ये क्या है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनको भूलना मत, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये क्या मेरा, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अभी इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। 72 क्या था मेरा, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब ये इसका प्राइम फैक्टरेशन हुआ। अब अगर मैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में देखता हूँ, किसके बारे में, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में देखता हूँ, तो ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब जहाँ पे 2 का बात ही नहीं होता, जहाँ पे 2 का बात ही नहीं होता, जहाँ पे 2 का बात ही नहीं होता, तो वहाँ से क्या करना है आपको, वहाँ से आपको 2 को काट के निकाल देना। तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, केवल 3 का स्क्वायर बचेगा। ओके, और अगर आप इसको बेसिक से कर दें तो एक स्टेप इसका यहाँ पे क्या रहेगा, 3⁻0, 3⁻1 और 3⁻2। कितने फैक्टर्स मिले मेरे को ऑड के, 3 फैक्टर्स मिले। ओके, अब अगर डायरेक्ट करना है माइंड में ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का फैक्टर नहीं आएगा, मतलब 2 को निकाल दो, 3 का पावर कितना है 2, मतलब 2 + 1, तो 2 + 1 मेरा कितना बन जाएगा, 3 फैक्टर्स। समझ गए, जैसे कि अभी हमने बेसिक देख लिया। अभी अगर यहाँ पे आपको ऑड फैक्टर का सम निकालना हो तो आप वो भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पे क्या करना है आपको, 3⁻0, 3⁻1 और 3 का स्क्वायर प्लस कर दो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीधा 3⁻0 मतलब 1 होता है, 1 को अब लिखना ही नहीं है, तो 3⁻, कितने फैक्टर से 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 13 मिल जाएगा। ओके, अब अगर डायरेक्ट आपको सिर्फ 3 के स्क्वायर से ही करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, डायरेक्ट पावर में एक जोड़ो और -1 कर दो और वही 3 - 1 नीचे लिख दो, तो 13, 27 - 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 13, 26/2 मतलब 13। ओके, सिंपल था। अभी तक जितना भी समझा प्राइम मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो इसमें मेन चीज देखो, ऑड के लिए सिंपल सा रूल क्या है मेरे को 2 को पूरा निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है, 2 की इज्जत ही नहीं है वहां पे। और इवन के लिए क्या क्या करना है, मेरे को 2 की पावर 1 से काउंट करना है, मेरे को 2 की पावर 1 से ही काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या मेरा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का हमने सम निकाला है ना, तो अगर मैं इसमें जीपी लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अच्छे से याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि बच्चे अगर एग्जाम में आया तो जीपी लगाने में यहाँ पे गलती कर देते हो लोग। सम लगाना है मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या मेरा फर्स्ट टर्म अभी यहाँ पे क्या 2⁻1 है, 2⁻0 नहीं है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2⁻3 -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 इंटू, अब इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3⁻0 मतलब 1 इंटू टर्म कितना है 1 2 3 मतलब 3 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 इंटू 2 का
2 का क्यूब कितना रहता है मेरा 8, 8 माइनस 1 7 और डिवाइडेड बाई 1 मतलब 7 इंटू ये तो मेरा 13 ही आएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरा 14 इंटू 13 मतलब 182। समझ गए। अगर कभी भी आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में जीपी लगाना है तो बी रिमेंबर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा 2 मतलब कि जीपी लगाने में यहाँ पे 1 मत लेना, यहाँ पे आपको लेना है 2। अगर गलती से आपने 1 लिया तो आपका आंसर आ जाएगा रॉन्ग, क्योंकि 2/0 हम लोग काउंट नहीं करते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में। मिनिमम 2 की पावर 1 होनी चाहिए। मिनिमम 2 की पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तभी वो काउंट होता है, नहीं तो वो नहीं होता। ओके चलिए मैं यहाँ पे अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने क्वेश्चन दिया आपको 200, तो 200 का ना मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बताइए फटाफट। क्या आएगा 200 मेरा क्या होता है 200 मेरा होता है 2 इंटू 100 मतलब 2 इंटू 100 मेरा क्या होता है 25 चौका 100 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ना बन के क्या बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब TNF क्या मिल जाएगा मेरे को 3 + 1 2 + 1 मतलब 4 इंटू 3 कितना मिल जाएगा मेरे को 12 मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे को यहाँ से चाहिए। तो ये कितना मेरा 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर है ना, तो मैं 1 2 की पावर बाहर निकाल लूँगा, अंदर कितना बचेगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो मेरे को सिर्फ कितना देखना है मेरे को सिर्फ इतना देखना है। तो 2 + 1 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 क्या है मेरा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। और अगर सॉरी अगर मेरे को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, क्या निकालना है मेरे को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना है मेरे को 2 को पूरी तरह से निगलेक्ट करना है। मुझे 2 को पूरी तरह से निगलेक्ट करना है। सिर्फ क्या करना है 5 का स्क्वायर है तो 2 + 1 मतलब 3 मतलब 3 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ गया। इसमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। ओके चलो अब अगर यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया जो 200 का हम लोग को मिला था 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, मेरे को इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के बताओ। क्या बताओ सम ऑफ फैक्टर्स निकाल के बताओ। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा इसका सम ऑफ फैक्टर्स पूछा गया तो 1 लिखना ही नहीं, सीधा क्या लिखना है 2/4 पावर में एक ऐड कर देना है -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। देखो जो पहली बार पढ़ते रहेंगे ना नंबर ऑफ फैक्टर्स उनको प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है, और नंबर्स का मतलब कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स का जब आप फैक्टरेशन करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब आप फैक्टरेशन कर पाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके तो फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रख लो। अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन का मेथड काम आता है। ओके वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा 5 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 5 - 1। ये देखो तो ये मेरा कितना बन जाएगा 16 - 1 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 125 - 1 मतलब 124 डिवाइड बाय 4। 124 डिवाइड बाय 4 मतलब 3 और 1 मतलब 31। ओके अब इतना बड़ा कैसे करें मल्टीप्लिकेशन, सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल का स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 30 + 1 लिखना है इसको। ये मेरा कितना बन जाएगा 450, और 450 + 15 कितना बन जाएगा मेरा 465। कितना बन जाएगा 465। इसका क्या होगा आंसर होगा सम ऑफ फैक्टर्स का। ओके अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ इवन सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स राइट इंग्लिश। सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या मिल जाएगा मेरे को। इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना है मेरे को 1 2 बाहर रखना है, और इवन फैक्टर्स में स्टार्टिंग में 1 2 यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2/0 को काउंट नहीं करते बिल्कुल भी। जो मेरा ये है 2/0 2/1 2/2 2/3
फिर 5/0, 5/1, 5/2। तो मैं यहाँ पे 0 को काउंट नहीं करता हूँ, मैं किसको काउंट करता हूँ, 2/1 को काउंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 2 की पावर 3 कितने फैक्टर है, 3 ही है ना, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 इंटू 5/0 मतलब मेरा 1, और ये कितना है मेरा 5 का क्यूब, कितने फैक्टर है, 3 है ना, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1, ये कितना बन जाएगा मेरा 2 इंटू 8 - 1 7, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 31। अब भी तो निकाला यहाँ पे हम लोगों ने, तो ये कितना मिलेगा मेरे को 14 इंटू 31, 14 इंटू 31 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सिंपल करना है, फिर से इसको 30 + 1 लिख दो, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 14 × 42 420 प्लस 14 मतलब 434। सिंपल, उतना बड़ा कैलकुलेशन 4 एकम 4 फिर एक हासिल देना, कैरी पावर देना, उतना झंझट की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से निकल रहा है तो निकाल लो उसको। ओके, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर गलती होती है तो एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ये सब नहीं पूछता एग्जामिनर, क्यों, उसको मालूम है कि बच्चा फटाक से निकाल लेगा। एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जाम यही सब पूछता है उससे, जो कि उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो, उसके माइंड पे प्रेशर पड़े। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने में तो दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे दूसरे किसी की बात ही नहीं करनी है, सिर्फ इसकी बात करनी है आपको। तो वो कितना आ जाएगा आपको 31 मिल जाएगा आपको, 25 5 30 और 1 31 बस। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल्स की। किसकी बात करने वाले हैं, मल्टीपल्स की बात करने वाले हैं। 200 का कितना मिल गया था मेरे को, 200 नहीं 72 का लेते हैं। 72 कितना मिल गया था मेरे को, 9/72 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछ लिया, ऐसे फैक्टर्स बताइए कि विच आर मल्टीपल ऑफ 12। number of factors which are मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 का पहले प्राइम फैक्टरेशन यहाँ पे करके लो। 12 मेरा कितना होता है, 12 मेरा होता है 4 × 3 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, मतलब 12 का मल्टीपल बनने के लिए मेरे को मिनिमम 2 का पावर 2 और 3 की पावर 1 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 है, मैं इसमें से 2 का पावर 2 और 3 की पावर 1 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 का पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 मैं जब कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर कितना बचेगा मेरा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये मेरा क्या बन जाएगा, बच जाएगा। अब इसके अंदर 12 का मल्टीपल निकालना है तो मेरे को क्या ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से जो भी बन के बाहर निकलेगा वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक 12 का मल्टीपल होगा। क्योंकि ये जो मैंने 12 बाहर निकाल लिया, मतलब इसके अंदर जो भी नंबर है ब्रैकेट के अंदर वो 12 का मल्टीपल है, तो मेरे को इसी के फैक्टर्स को काउंट करना है। किसके, इसके फैक्टर्स को, किसके फैक्टर को, इसके फैक्टर को काउंट करना है। तो क्या सिंपली क्या 1 में 1 जोड़ूंगा और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ दूंगा, तो 2 × 2 मतलब 4। 4 फैक्टर मेरे ऐसे रहेंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे। 4 फैक्टर मेरे ऐसे रहेंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। अब सेम काम हम लोग यहाँ पे किसके साथ करेंगे, 200 के साथ। 200 मेरा क्या था, 200 मेरा था 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर था मेरा 200। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि number of factors which are multiple of इसका मल्टीपल लो, विच आर मल्टीपल ऑफ 40। ओके, तो 40 का पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्राइम फैक्टरेशन करना पड़ेगा। 40 मेरा क्या होता है, 8 × 5 = 40, 8 मेरा कितना होता है 2 का क्यूब इंटू 5, तो मतलब 40 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 की ज़रूरत है।
तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 को कॉमन निकाल लूँगा, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा केवल 5 की पावर 1। ओके, तो ऐसे कितने फैक्टर्स है। अब ये देखो, अब यहाँ पर ये सिंपली क्या बचा, ये एक 5 बच गया और ये 40 का मल्टीपल है ना, क्योंकि बाहर मेरा 40 है, तो मेरे को केवल इसके फैक्टर्स को काउंट करना है। तो 1 + 1 और 2, तो मतलब केवल ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे जो 40 के मल्टीपल होंगे। केवल ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे जो 40 के मल्टीपल होंगे और जो 200 को पूरी तरह से भाग दे सकते हैं, जो 200 को पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। और वो जाहिर सी बात है, वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो खुद 40 होगा, एक तो खुद 40 होगा। ओके, तो ऐसे 40 के कितने मल्टीपल्स होंगे जो 200 को पूरी तरह भाग देंगे, एक तो खुद 40 और एक खुद 200, बस इसके अलावा और कोई वो नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक बेसिक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो यहाँ पे 2 की पावर 3 है ना, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या है मेरा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या फैक्टर्स निकालने के लिए, सिंपली हर एक को सबके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया, इसको फिर इसको फिर इसको, तो ये मेरे फैक्टर्स बनते कैसे, 2⁻0, 5⁻0, 2⁻0, 5⁻1, 2⁻0, 5 का स्क्वायर, फिर 2⁻1, 5⁻0, 2⁻2, 5⁻1, 2⁻1, फिर 2⁻1, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद। कि अगर आपको पता करना हो कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो, 2 की पावर 3 मतलब 8 और 5 की पावर 1 मतलब 5, मतलब 8 × 5 = 40, ये तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, फिर 2 की पावर 3 और ये 5 का स्क्वायर मतलब 8, तो 25 × 200, तो यहाँ पे मेरे को एक फैक्टर और मिल जाएगा। और यही वो 2 फैक्टर हैं, क्या, 40 और 200, जो 200 को पूरी तरह भाग देंगे और 40 के मल्टीपल होंगे। अभी आपको यहाँ पे 40 पूछा है, मे बी आपको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे आपको 10 भी पूछ सकता है पॉसिबली, यहाँ पे आपको 10 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 100 पूछ सकता है, समझे। तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, अच्छे से दिमाग शांत रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कोई टफ बात नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं इसके। अगर इतना टफ रहता तो एग्जाम में आता ही नहीं है। ना ही आपका इंटीग्रेशन है, ना ही आपका डिफरेंशिएशन है, और आप तो ग्रेजुएट लेवल के बच्चों, इतना टफ तो है भी नहीं है कुछ। ओके, तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, सम ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनके सम देख लिए, मल्टीपल्स देख लिया। अब देखते हैं मल्टीपल्स के फैक्टर्स के सम, मल्टीपल फैक्टर्स के सम देखते हैं हम लोग। ओके, अभी 200 मेरा था ना, 200 क्या था मेरा, 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ पे डायरेक्ट मैं मल्टीपल ऑफ 10 लिख रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 10 TNF, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो 10 मतलब 10 कितना होता है मेरा, 2 × 5 होता है। तो मैं इसको यहाँ पे 1 2 और 1 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा मेरा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1। तो मेरे को केवल इसका काउंट करना है, जाहिर सी बात है। तो इसका काउंट करूँगा तो कितना बन जाएगा, 2 + 1 और ये 1 + 1 मतलब 3 × 2 मतलब 6। ये क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जो 10 के मल्टीपल हैं और 2 ये 200 को पूरी तरह से भाग देते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछ लूँ सम ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। ओके, अब देखो मल्टीपल वाले में सम निकालते समय ना बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को देखो 2 की पावर मिनिमम कितनी चाहिए, 1 चाहिए, और 5 की मिनिमम पावर कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तो जो मेरे को 2⁻0 और 5⁻0 ना, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। जो 2⁻0 और 5⁻0 उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम पावर ही 1 1 चाहिए। तो मेरे को शुरुआत भी किससे करनी पड़ेगी, 1 1 से ही करनी पड़ेगी। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3, फिर यहाँ पे 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तब मेरा ये सम बनेगा। समझे? कितना बन जाएगा मेरा ये? 8, 8 4 12, 12 2 14 इंटू 25 और ये 5 कितना 30, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 420 बन जाएगा। ओके, अब अगर आप इसको जीपी से करते हो, इसको अगर आप जीपी से करते हो तो यहाँ पे देखो 1 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे नक्की आएगा। दूसरे रंग से लिखता हूँ। अब अगर आप इसको जीपी से करते हो तो यहाँ पे 1 2 तो आएगा ही आएगा, फिर 2 यहाँ पे कितना बड़ा? 3 फैक्टर है ना, तो 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। अब देखो आपके मन में डाउट होगा, सर आपने भी बोला था यहाँ पे पावर 1 बढ़ा देना। वो कब बढ़ा देना? जब 2:0 अवेलेबल होगा। और यहाँ पे 2:0 अवेलेबल नहीं है, तो मिक्स मैच मत करना, कंफ्यूज मत होना। ओके, अगर सीधा सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, डायरेक्ट नंबर का सम ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो तो एन में 1 प्लस कर देना। बट अगर किसी मल्टीपल का सम ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो तो बी केयरफुल, वहाँ पे देखना कि क्या बोला गया। जाहिर सी बात है वहाँ पे रेस टू 0 के जितने ही पार्ट है उनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे इंटू, यहाँ पे मेरे को 5 एक लेना पड़ेगा बाहर, फिर 5 इंटू 5 के कितने टर्म में? 2, 5 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 5 -1। ओके, तो ये कितना बन जाएगा? 2, और ये कितना बन जाएगा? 7 इंटू, फिर यहाँ पे 25 -1 24, 24 डिवाइड बाई 4 मतलब 6, 6 पंचे 30, फिर यहाँ पे कितना आ गया? 14 इंटू 30 मतलब 420। देखो आंसर क्या मेरा राइट है। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत करना कि कहाँ पे पावर में 1 ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर ये आपको नहीं समझ रहा जीपी ना, ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा जब हम लोग मिसलिनियस पढ़ेंगे एपी जीपी एचपी, तब तक आप इससे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। बट ये तो आपको आपने क्लास 9th या 8th में ही पढ़ लिया होगा मे बी। एनसीईआरटी वालों को तो 7वीं से सिखा देते हैं सब एपी जीपी एचपी। ओके, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में और सम ऑफ फैक्टर्स में, सम ऑफ फैक्टर्स जो मल्टीपल का है उनमें ध्यान रखना कि अगर आप लोग जीपी लगा रहे हो तो फर्स्ट टर्म क्या है और एन की पावर क्या ले रहे हो, कभी कंफ्यूज मत करना उसमें। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार ओवरव्यू निकाल लेते हैं। हमने क्या क्या देख लिया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर सम, ऑड फैक्टर सम। अब क्या बचा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बचा, और मल्टीपल भी हमने देख लिया, और एक प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर हमारा बचा हुआ है। ओके, एक क्या बचा हमारा? प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर बचा है। तो आई थिंक अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी हम लोग इसी लेक्चर में देख ले तो हमारा बेसिक सब कवर हो जाएगा। ओके, ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो मैंने 72 में यहाँ पे लेता हूँ। 72 के मेरे फैक्टर्स कितने थे? 1 2 3 4 6 8 9, फिर उसके बाद में था 12 18 24 36 और 72। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में वो मेरे को इन सब का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इसके अंदर ना एक ध्यान से एक चीज़, कॉमन चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करना, अगर आपको दिखाई दे तो। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। ओके, तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि जो मेरा पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने में मेरे को 72 ही मिलेगा। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? मेरे को 72 मिलेगा। अगर सेकेंड लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा? मतलब पीछे से दूसरा और आगे से दूसरा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा? 72 मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद अगर मैं आगे से तीसरा और पीछे से तीसरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? 72 मिलेगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को? 72 मिलेगा।
इसको और इसको किया तो 72 और इसको किया तो 72 मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को 72 कितनी बार मिल गया, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, कितनी बार मिल गया मेरे को 72, 6 बार मिलेगा। 72 इंटू 72 इंटू 72 इंटू 72 इंटू 72, ओके, इंटू 72, 6 बार मेरे को मिल गया, मतलब 72 रेज़ टू 6, कितना मिल गया मेरे को 72 रेज़ टू 6 मेरे को मिल गया। अभी देखो, अभी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 12/2 भी लिख सकता हूँ। मतलब मेरे को यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कोई n नंबर है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ जो फैक्टर बनता है, जो उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये एक फॉर्मूला है मेरा, इसको याद रखना। हम लोग डायरेक्ट कभी प्रोडक्ट निकालने नहीं बैठेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है, n रेज़ टू नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। बस इसको याद रखना। ओके, अब यहाँ पे एक रूल बहुत अच्छे से याद रखना। अभी आप लोग के मन में डाउट आएगा, सर अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स, अभी तो यहाँ पे क्या था हम लोग का 12 था, कितना था 12 था, मतलब इवन था ना। अगर ये ऑड आ गया, अगर ये ऑड आ गया तब क्या करें, तो ऑड के लिए याद रखना हमेशा ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर number has odd number of factors। ओके, इतना याद रखना कि केवल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ओके, फिर अगर इसका एक स्टेटमेंट और बन सकता है, if a number has odd number of factors that means number is perfect square। okay, number is perfect square। ये स्टेटमेंट को अच्छे से लिख के बॉक्स में रख दो, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नंबर सिस्टम में 2 से 3 तो आते ही आते हैं। ओके, तो लाइक अगर मैं कोई परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, अगर मैंने कोई नंबर लिया जो परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 36 मेरा कितना होता है 2 × 3, मतलब 6 का होल स्क्वायर ना, पूरा लिख देता हूँ। 6 का स्क्वायर मतलब 2 × 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मेरा रहता है। तो मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे मेरे, 2 + 1 ओके, मतलब 9 मिल जाएगा मेरे को 3 × 3। और 36 के मेरे फैक्टर्स कितने होते हैं, 36 के मेरे फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 9 12 18 और खुद 36। कितने फैक्टर्स बन गए मेरे ये, एक फैक्टर यहाँ भी आएगा बीच में जो होगा मेरा 6, 4 6 9 12 18 और 36। ओके, तो देखो कितने फैक्टर्स बन गए मेरे, 9 ना 9 फैक्टर्स मेरे बन गए। तो अब इनमें देखो, इसमें एक मेन चीज क्या है, 6 मेरे को आ रहा है, और बाकी ये देखो 1 × 36 होता है, 2 × 18 मतलब 36, 3 × 12 36, 9 × 4 36। ओके, लेकिन ये 6 मेरा बच गया, मतलब
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 36 इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अभी देखो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और ये एक 6 बच गया मेरा। मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ मेरे को क्या मिल गया, 4 36 मेरे को मिल गया। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना मिल गया मेरे को, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 और ये एक 6 मेरा बच गया। ओके, अब तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 6 को रूट 36 भी तो लिख सकता हूँ ना। 6 मेरा क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट ही होता है। तो 36 इंटू 36 इंटू 36 और इसको यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रूट 36। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इसको कर लिया, इसको मैंने इसका पावर कर दिया मैंने 1/2 जो कि है। तो 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 और ये इसका 36 का पावर कितना है, ये 1/2 है। और अगर मैं सारे पावर्स को जोड़ता हूँ क्योंकि बेस सबका सेम है, तो 1 1 1 1 मतलब 4 प्लस 1/2 मतलब 36⁴ प्लस 1/2 इक्वल्स टू, देख लो यार कितनों को तो ये भी नहीं समझ रहा होगा, ग्रेजुएशन के बंदे हो तुम लोग। 36⁴ इंटू 36⁴ इक्वल्स टू 36⁴ प्लस 1/2। ओके, तो 4 दूनी 8 1 9 मतलब 36�9/2। अब ये देखो, अब यहाँ पे भी 9 क्या है मेरा, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हैं, 9 है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 9 है, और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, अगर कोई नंबर मेरा n है 36 तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरा कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ, और इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, क्या बन जाएगा मेरा, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, पूरा लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ओके, इसको याद रखना, चाहे मेरा फैक्टर इवन हो या ऑड हो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला मेरा सेम ही रहेगा। बट हमेशा याद रखना, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑड होते हैं। और जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं मतलब वो नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है जिस नंबर के वो फैक्टर है। ओके, इतना सा कॉमन सा चीज याद रखना। तो आई होप आपको सब समझा होगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने आज के लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी देख लिया। अब क्या बचा है, एक प्राइम फैक्टर्स करके कंसेप्ट है वो हमारा बचा, और 2-3 कंसेप्ट है वो हम लोग ना क्वेश्चन के साथ में सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को और कंसेप्ट क्लियर होगा। मैथ समझने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल से। बस कोई आपको कितना ही थ्योरी क्यों ना समझा दे, अगर आप मैथ्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन के लिंक में डलवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो वीडियो का मस्त भाग लगा, आपको वीडियो कैसा लगा वो आप सब कमेंट में बताओ गाइस, प्लीज़ कमेंट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, बिना लाइक किए जाया मत करो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। ओके, और अगर आपको सीडीएस का डे वाइज, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डे वाइज नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, डे वाइज नोट्स चाहिए, जो सीडीएस का स्टडी प्लान मैंने शेयर किया है सितंबर तक का, मतलब कि हर दिन क्या पढ़ना है उसके नोट्स में अपलोड कर दिया करो। आपको उतना ही पढ़ना है सीडीएस के लिए, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वो चाहिए कि नहीं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं वहाँ पे भी, मैं वहीं पे पोस्ट करूँगा उन नोट्स को। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को रिवाइज करके आना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।